Hello students, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 8th. Our ongoing chapter is some natural phenomena. If you are new to the channel, you have to watch all the previous video related to this chapter to understand this more clearly. So let us start. लास्ट टाइम तक हमने हमारा जो नेचुरल फिनोमेना है उसमें से लाइटनिंग जो नेचुरल फिनोमेना है उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था और इसी के साथ कुछ जो बेसिक बातें हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड, अर्थक्वेक क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसके रीजंस होते हैं, इन सभी बातों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो उस चीज़ को डिस्कस करते करते हम एक पॉइंट पर पहुँचे थे, सिस्मिक जोन। ओके, तो आज इस पॉइंट के बारे में कि ये सिस्मिक जोन क्या होता है ये हमको डिस्कस करना था। अब हम जानते हैं कि अगर ये मेरी अर्थ की सरफेस है तो इसके नीचे बहुत सारी फ्लैट रॉक्स होती हैं जो मोल्टन फॉर्म में हमारे पास मेंटल है उसके ऊपर फ्लोट करती हैं। उसके नीचे हमारा आउटर क्रस्ट होता है जो सॉलिड शेप में होता है और एक हमारा इनर क्रस्ट होता है, ठीक है ना, इनर कोर होती है। तो क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में है इस वजह से ये इसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तो इस वजह से कुछ रीजंस होते हैं कि ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करवाती हैं या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में पास आउट करती है, जिसकी वजह से कुछ वेव्स बनती हैं और उन्हीं वेव्स की वजह से अर्थक्वेक जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ की जितनी भी सरफेस है उस सरफेस में जो वीक जोन्स हैं, अब वीक जोन्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं उन्हीं को हम सिस्मिक जोन्स बोलते हैं या फिर फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। मेजर अर्थक्वेक जो आते हैं, मतलब ज़्यादातर अर्थक्वेक जो आते हैं वो हमेशा सिस्मिक जोन में ही आते हैं, ठीक है ना। अब सिस्मिक जोन ऐसा तो नहीं है कि कोई एक एरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, कि इस 1 किलोमीटर के एरिया में ही सिस्मिक जोन है। हमारे ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पाकिस्तान है, मतलब हमारा नहीं है, वैसे तो हमारा ही है, इंडिया का ही है, इंडिया का छोटा भाई है, ठीक है, ले लेंगे इसको भी कभी ना कभी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से यहाँ हिमालयन रेंज पूरा स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहीं पर हमारे भारत का जो सिर है कश्मीर ये भी आता है। तो ये जो पूरी बेल्ट है ये पूरी बेल्ट सिस्मिक जोन है, ठीक है, इसीलिए इसको अर्थक्वेक बेल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्थक्वेक बेल्ट। ओके, उसके बाद और कौन कौन से एरियाज़ हैं हमारे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे जो सिस्मिक जोन्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो अर्थ के नीचे उनकी प्लेट्स होती हैं, पीसीज होते हैं, उनको प्लेट्स कहा जाता है। इंडिया में जो सबसे डराने वाले, सबसे भयभीत करने वाले जोन्स हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आता है वो कश्मीर है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय है, उसी के साथ पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स आते हैं, ये आसाम, मणिपुर, सिक्किम, ये सभी, ठीक है। कच्छ का रण है, राजस्थान है और इंडो गैंगेटिक प्लेट्स हैं, और साउथ इंडिया का कुछ पार्ट है हमारा, वो भी हमारा सिस्मिक जोन में आता है। अब ये आपको एक मशीन दिखाई दे रही है, इस मशीन का नाम होता है सिस्मोग्राफ। और ये सिस्मोग्राफ क्या मेज़र करती है? तो अर्थक्वेक जो हमारा आया उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, वो कितना पावरफुल था, इस चीज़ को मेज़र करने का काम जो है वो ये मशीन करती है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। ओके,
अभी सिस्मोग्राफ अगर देखेंगे तो हमें पता चली गया क्या होता है कि अर्थ की प्लेट्स जब टकराती हैं तो उनकी वजह से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, इसको अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि समझो इस पॉइंट पर प्लेट्स टकराई तो वेव्स जो आएंगी वो ऐसे सभी डायरेक्शन में जाएंगी। जैसे तुम किसी जगह पर अगर ऐसे आग जलाते हो, कुछ लकड़ियों का बंडल रख के ऐसे आग जलाते हो तो आग की जो रेडिएशंस हैं वो सभी डायरेक्शन में जाती है। इसी टाइप से वहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स भी सभी डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी को मेज़र करता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, जो शॉक वेव्स हैं, शॉक मतलब जिससे पूरी अर्थ शेक हो जाती है, अर्थक्वेक की वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनको रिकॉर्ड करता है एक पेपर के ऊपर ग्राफ की फॉर्म में कि कैसी वो वेव्स हैं। इसीलिए ये जो सिस्मोग्राफ है इसको सिस्मोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोमीटर। ओके, अब अगर इस सिस्मोग्राफ की हम बात करें और इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है तो डायग्राम से हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर ये जो नीचे वाला पार्ट है ऐसा समझिए कि आपका ग्राउंड है, मतलब जो अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर ये हमने पूरा सिस्मोग्राफ रखा है, जिस सिस्मोग्राफ का ये बेस है, ये पूरा क्या है उसका बेस। ओके, फिर यहाँ पर ये एक फ्रीली सस्पेंडेड वेट है, मतलब एक हैवी वेट है। इतना हैवी है, इसको हमने इस टाइप से फिक्स किया हुआ है कि अर्थ अगर शेक करेगी तो भी ये अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, और नीचे ये इसके साथ पूरा एक पेन अटैच है। पेन के नीचे आप ये देख सकते हो ये एक पेपर रोल है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने की वजह से जो अर्थ है उसके अंदर शेकिंग होती है, कभी वो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ये शेक होगी। अर्थ के शेक होने के साथ ही ये जो बेस है, ये जिसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बेस भी शेक होगा। ओके, बेस के ऊपर ये पेपर रोल है, ये भी शेक होगा। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है हैवी मास का और पेन का, इसके अंदर कोई भी शेकिंग नहीं आएगी। इस टाइप से इस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया जाता है। अब ये नीचे का पार्ट तो शेक कर रहा है और ये जो पार्ट है पेन, ये हमारा यहाँ फिक्स है। तो क्या होता है, जैसे जैसे शेकिंग बढ़ रही है तो वो जो लाइंस हैं, जैसे ये लाइंस आ रही हैं, ये इस टाइप से, जितनी ज़्यादा शेकिंग होंगी उतनी बड़ी लाइंस आएंगी और जितनी कम शेकिंग होंगी उतनी कम लाइंस आएंगी। तो ये पूरा ऐसे पेपर के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, तो जो भी शेक होती है अर्थक्वेक की वजह से, तो वो पूरी की पूरी हम सिस्मोग्राफ की हेल्प से एक पेपर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, और पेपर के ऊपर जो इसका रिकॉर्ड होता है अर्थक्वेक का, उसे सिस्मोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सिस्मोग्राम। तो ये हमारी वर्किंग है एक सिस्मोग्राफ की। इसको आप अगर रीड करेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। अब ये अलग अलग जो रिकॉर्ड्स हैं, जिसे हमने सिस्मोग्राम कहा, इनकी क्या ज़रूरत होती है? तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक आया, मान लो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, तो उनके जो सिस्मोग्राम्स हैं, सिस्मोग्राफ है, वो ऐसे अलग अलग जगह पर प्लेस्ड रहते हैं। तो वो सभी जगह के जो ग्राफ हैं वो मंगवाते हैं, उसको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद वो कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे पॉइंट्स निकालते हैं कि ये जो अर्थक्वेक आया इसका फोकस क्या रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा और इसकी ड्यूरेशन कितनी रही होगी। ओके, कि कितने टाइम तक ये लास्ट किया होगा। अब फोकस क्या होता है, तो मान लो ये अर्थ है,
ये वो पॉइंट है जहाँ प्लेट्स टकराई, तो अर्थक्वेक यहाँ से स्टार्ट होगा और सभी डायरेक्शन में उसकी वेव्स जाएंगी। तो जिस पॉइंट से ये वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, चलना स्टार्ट करती हैं, उसको कहा जाता है अर्थक्वेक का फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, तो फोकस एक तरीके से क्या होता है, वो सोर्स होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है, और ये ज़मीन के बहुत अंदर होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है जिसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। आप बाज़ार के अंदर सामान लेने गए तो ऐसा एक वेट इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपने ऐसे ऊपर जितना भी वेट रखा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो ये तो क्या है, ये वेट मशीन है, और इसमें जो भी वेट आपने रखा उसको आप मेज़र कर लेते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या हो जाती है, यूनिट। इसी टाइप से जो हमने अभी अभी पढ़ा सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ तो मशीन है और उसमें अर्थक्वेक का जो हम मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं तो उसको कहा जाता है रिक्टर स्केल। ओके, तो रिक्टर स्केल उसकी यूनिट है कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रहा होगा। ओके, जैसे वेट की यूनिट है किलोग्राम, वैसे अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड जो सिस्मोग्राफ ने मेज़र किया उसकी यूनिट होती है रिक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का है हम उसको रिक्टर स्केल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर होते हैं रिक्टर स्केल पे वो 1 से लेकर 12 तक होते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो अर्थक्वेक आया वो अर्थक्वेक लेस देन 1.5 रिक्टर स्केल है, लेस देन 1.5, तो वो हमको फील ही नहीं होगा। मतलब 1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, 1.2 का आया, 1.3 का आया, तो ऐसे अर्थक्वेक हमको फील ही नहीं होते। ओके, अगर ये जो अर्थक्वेक आया वो 2 रिक्टर स्केल का आया तो वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा किससे, 1 रिक्टर स्केल से। मतलब 1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो होगा उससे 10 गुना ज़्यादा होगा 2 रिक्टर स्केल का। अब तुम समझो अगर 3 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया तो वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा 1 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक से। समझते जाना कि एक एक नंबर बढ़ता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, अब अगर 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, ठीक है ना, तो 6 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है वो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा 4 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक से। इतना डिस्ट्रक्टिव ये हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार जो अर्थक्वेक आते हैं वो कम मैग्नीट्यूड के आते हैं। समझो अगर 4.5 रिक्टर स्केल का आया तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर रिक्टर स्केल का मैग्नीट्यूड जो आया वो 7 आया या फिर 7 से ज़्यादा आया, मोर देन 7 आया, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। हमारा भुज में, गुजरात में और कश्मीर में, उरी में जो अर्थक्वेक आए थे वो 7.5 रिक्टर स्केल के थे। ठीक है ना, तो तुमने देखा था कि कितनी तबाही वहाँ पर हुई थी। अगर यही अर्थक्वेक 8.5 रिक्टर स्केल का हो तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। पूरे के पूरे शहर, पूरे पूरे गांव वो जो हैं वो तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा शेकिंग होगी, बहुत ज़्यादा लॉस होगा लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। ओके, तो ये हमारा रिक्टर स्केल है। अब हमने लाइटनिंग के केस में देखा था कि हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें उस लाइटनिंग के थ्रू, उस डिज़ास्टर के थ्रू ध्यान में रखने होते हैं। तो ऐसे ही अर्थक्वेक जब आता है तो हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। वो प्रिकॉशंस कैसी होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस ऐसी होती हैं जो हमें अर्थक्वेक से पहले लेनी होती हैं,
और कुछ प्रिकॉशंस ऐसी होती हैं जो हमें अर्थक्वेक जिस टाइम आ रहा हो, रनिंग हो, उस टाइम लेनी होती हैं। तो अर्थक्वेक से पहले हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहले हमें ऐसा पता करना चाहिए कि हमारा जो घर हम बना रहे हैं या जहां हम रहते हैं, क्या वो सिस्मिक ज़ोन में, क्या वो डेंजर ज़ोन में आता है। अगर हमारा घर या हमारा ऑफिस या जो भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं, अगर वो डेंजर ज़ोन में आती है तो हमें उसे कुछ क्राइटेरिया के तहत कंस्ट्रक्ट करना होता है, जो गवर्नमेंट हमें बताती है सिस्मिक जोन्स के लिए। मतलब गवर्नमेंट कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हमें देती है कि अगर ये बिल्डिंग है या कोई घर है वो सिस्मिक जोन में आता है तो इन चीज़ों का हमें वहाँ ध्यान रखना है। उससे क्या होगा? उससे जब अर्थक्वेक आएगा तो उस बिल्डिंग के ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अब जो हाईली सिस्मिक एरियाज़ हैं कि जहाँ पर पता ही है कि अर्थक्वेक आता ही रहता है, तो वहाँ पर जो घर हैं वो सीमेंट, सरिया, ईंट ऐसे बहुत हैवी मटेरियल से नहीं बनाने चाहिए। वहाँ पर मड से और टिम्बर यानी वुड से ऐसे घर होने चाहिए जो बहुत हैवी कंस्ट्रक्शंस ना हो। जहाँ पर देखा भी होगा आपने मूवीज़ वगैरह में, जो कार्टून्स में भी आपने देखा होगा कि जापान के अंदर घर जो हैं वो ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिस्मिक जोन में आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक आने के, बार बार अर्थक्वेक आने के। ठीक है, तो हैवी मटेरियल का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर जो कपबोर्ड हैं, अलमीरा वगैरह हैं, शेल्फ हैं, उनको हमें वॉल में फिक्स करना चाहिए ताकि अर्थक्वेक जब आए तो वो ऐसे हमारे ऊपर ना गिर जाएं। वॉल में अगर वो फिक्स होंगे तो वो गिरेंगे नहीं। फिर जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, मिरर्स हो गए, फ़ोटो फ्रेम्स हो गए, क्लॉक्स हो गई, वाटर हीटर्स हो गए, तो उनको दीवार में बड़े अच्छे से माउंट करना चाहिए ताकि अर्थक्वेक के दौरान वो किसी के सिर पे ना गिर जाएं। अब जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं सिस्मिक जोन में, उनके अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है, शेक होती हैं बिल्डिंग्स, तो उस टाइम पर स्पार्किंग होने की वजह से इलेक्ट्रिकल वायर्स में आग लग सकती है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स हमें वहाँ पर प्रोवाइडेड होने चाहिए बिल्डिंग में, ठीक है ना, कि जिनकी हेल्प से हम फायर को कंट्रोल कर सकें। ठीक, फिर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए अर्थक्वेक के दौरान। वो दोनों प्रिकॉशंस अलग अलग होते हैं, चाहे हम घर के अंदर हों चाहे हम घर के बाहर हों, दोनों जगह पर ही प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। ओके, तो जब अर्थक्वेक आ रहा हो और हम घर पे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमें शेल्टर ले लेना चाहिए, छुप जाना चाहिए किसी टेबल के नीचे या फिर किचन में जो हमारी स्लैब्स वगैरह होती हैं उनके नीचे हमें छुप जाना चाहिए। और जब तक ये शेकिंग रुक नहीं जाती, ठीक है ना, तब तक हमें अंदर ही रहना चाहिए। और बाहर जब निकलते हैं शेकिंग स्टॉप होने के बाद, तो हमें अपने हाथों से अपने सिर को कवर करना चाहिए ताकि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर गिरता है तो वो डायरेक्ट हमारे हेड को इंजर्ड ना करे। ठीक है ना। फिर कोई बहुत बड़ा और कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे अलमीरा, कैबिनेट, बुक रैक है, रेफ्रिजरेटर है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए ताकि ये हमारे ऊपर ना गिर जाएं। ठीक है ना। अच्छा, ग्लास की जो विंडोज़ हैं, कांच के जो मिरर्स हैं, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि कई बार वाइब्रेशन की वजह से ये टूट सकती हैं, टूटेंगी तो हमारे ऊपर गिरेंगी। ठीक है। उस टाइम पर अगर हम सो रहे हैं, बेड पर हैं और हमारी आँख खुल जाती है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? बेड के पास और वॉल के नज़दीक चले जाना चाहिए, लेकिन बेड से उठना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अपने हेड को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए किसी पिलो से ताकि कुछ भी अगर हमारे ऊपर गिरे तो हम वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमारी उससे प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है। अगर हम घर से बाहर हैं तो उस टाइम पे हमें क्लियर स्पॉट ढूंढना चाहिए कि जहाँ पर कोई बहुत बड़ा पेड़ या फिर कोई बिजली की लाइन, बिजली का पोल, इलेक्ट्रिक पोल या फिर कोई टॉल बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और हमें उस टाइम पर खड़े नहीं रहना है, हमें ग्राउंड पर बैठ जाना है। और अगर हम कार में हैं, बस में हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो उससे बाहर नहीं आना है हमें। ठीक है ना। और धीरे चलाना है,
उस टाइम पे कार को, बस को धीरे चला के उसे किसी क्लियर स्पॉट पे ले जाके हमें रोक देना है कि जहाँ पर उसके ऊपर वायर्स ना हो इलेक्ट्रिक, कोई टॉल बिल्डिंग ना हो, कोई पेड़ ना हो, जिससे वो टूट के हमारे ऊपर ना गिर जाएं। तो ये दो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, और डिस्कस करते करते ही हमने जाना कि क्या हमारे डूज़ और डोंट्स रहते हैं इन नेचुरल डिज़ास्टर्स के दौरान। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो इस चैप्टर का फुल रिवीजन भी कर लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसी टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, share it with your friends, and comment me in the comment section if you have any type of suggestions. Thank you very much. Till then, good luck.